नमस्कार, मैं जय कुमार। टीपीसी एंट्रेंस में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए फिर हम लोग जो कर रहे थे ऑनलाइनर क्वेश्चन 50 का, तो हम फिर आपके बीच में पुनः टॉप 50 क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपको अभी तक 100 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप उसको मुझे प्यार दुलार दीजिए, हो सके चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए, करते रहिए ताकि मुझे मनोबल बढ़ेगा। ठीक है। तो आपके बीच में क्वेश्चन जो स्लाइड पर दिख रहा होगा, आपके क्वेश्चन है 102 नंबर। हम लोग 101 नंबर तक आ गए हैं लगभग। तो कह रहा है कि तराशा हुआ हीरा, जो हीरा जो तराशा हुआ होता है, पहला है कि हीरा का जो अपवर्तनांक उसके बारे में बताएंगे। तो हीरा, तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सा परावर्तन बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। बोलेगा हीरा किससे चमकता है बाबू? तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है? चमकता है। किसके कारण? यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या होता है? चमकता है। ठीक है ना। कह रहा है कि तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 यानी 130 नंबर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। मैंने पीछे वाली क्लास में एकदम भर भर के बताया है इस चीज के बारे में कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक ना। यानी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका है। कह रहा है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, यानी इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? फार्मूला 1/f होता है। ठीक है ना। या f के मीटर में लिखते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं मीटर इनवर्स भी होता है इसका मात्रक। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से निकालना होगा कि अगर मान ली कि 20 डायोप्टर दिया हो तो कितना फोकस होगा, वो सब न्यूमेरिकल जब आएगा तो बताएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है बाबू, वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या? डायोप्टर। ठीक है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु पर कितना प्रतिबिंब कह रहा है? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितना प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब। जैसे एक फार्मूला था, अगर 360/θ डिग्री पर, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला पर हम लोग बनाया करते थे। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर एंगल थीटा दे दिया कि 40 डिग्री है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? 360/40। अब 40 से करोगे तो कितना आएगा? 9। अगर विषम संख्या आता है, यानी 9 क्या है? विषम संख्या, तो 9 आंसर। अगर वही सम संख्या आता है, ये क्या है? विषम के लिए है। क्या के लिए है बाबू? ये विषम संख्या के लिए है। अगर यही सम आता है, जैसे 360 में अगर मान ली कि 90 डिग्री आ जाए, लिखा रहा है थीटा, यानी बोला कि थीटा बराबर 90 डिग्री, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी ठीक है ना, कितने? तो 90 में करेंगे तो 4, तो 4 कितना आ गया? तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें एक घटाएंगे, यानी 4 - 1। 4 - 1 बराबर कितना? 3 प्रतिबिंब बनेगा। ये यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे वहाँ बनाएंगे, पर आपको बता दिए सावधानी के लिए। अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन था, कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग तथा कण दोनों पर क्या होती है? समान हुआ करती है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रकाश किरण जो होता है, प्रकाश विकिरण, ठीक है ना, उसकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वेव होती है, वो पार्टिकल क्या होता है? दोनों जगह पर क्या होता है? समान हुआ करता है। क्या होता है? समान होती है। याद रखिएगा। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सब लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है ना। इसलिए क्या होता है? सूर्य हमेशा पूरब में निकलती है। आपसे पूछ दे कि सूरज पूरब में निकलता है, क्यों? क्योंकि घूर्णन के कारण। तो घूर्णन के कारण अगर ऑप्शन में रहेगा तो मारिएगा, नहीं रहेगा तो बस यहाँ लिखना है कि क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक क्वेश्चन आपके ये के लिए है। ठीक है ना, इसके लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक इस तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चले।
अब आ रहा है 108 नंबर कह रहा है कि जब समतल दर्पण को 0 डिग्री कोण पर घुमाते हैं, कह रहा है कि जब समतल दर्पण को 0 डिग्री कोण पर, कितना डिग्री, 0 डिग्री कोण पर घुमाते हैं तो परावर्तित किरण क्या हो जाता है, 2 थीटा कोण से क्या होता है, घूम जाता है। ठीक है ना। जब कह रहा है कि जब समतल दर्पण को 0 डिग्री के कोण से घुमाएंगे, 0 डिग्री कोण से घुमाएंगे तो क्या होता है, परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगा, 2 थीटा की ओर क्या होगा, वो घूम जाती है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है। डूबते हुए सूरज का लाल रंग किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण बाबू, स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, डूबते हुए सूरज का रंग लाल होता है और उगते हुए भी सूरज का रंग लाल होता है। ठीक है ना। वो सब किसके कारण, स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है। दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म को बेलनाकार लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है। जो दृष्टि वैषम्य होता है उसको बेलनाकार आकार के लेंस से मतलब उसको दूर कर, जैसे आपके बीच में पहला है दोस्त है मायोपिया, मायोपिया के बारे में जानते होंगे। तो मायोपिया के लिए कौन सा करेंगे, लेंस यूज करेंगे, उसके लिए अवतल लेंस यूज करेंगे, इसके लिए अवतल लेंस हम यूज करेंगे। ठीक है। अब एक दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया होता है, मेट्रोपिया। ठीक है ना। इसके लिए हम कौन सा लेंस, तो इसके लिए हम उत्तल लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस करेंगे। ठीक है। अब एक होता है आपको बाईफोकल लेंस, जिसको बोलते हैं अबिंदुकता, क्योंकि बाईफोकल लेंस होता है। ठीक है ना। बाईफोकल लेंस, इसके लिए हम क्या करते हैं यूज, उत्तल अवतल का चश्मा यूज होता है, अवतल तथा उत्तल का चश्मा यूज करते हैं, मतलब उत्तल अवतल लेंस का चश्मा। ठीक ना, उत्तल अवतल लेंस का, ठीक है, लेंस का चश्मा याद रखिएगा। ये भी है, ये भी क्वेश्चन है, इतना चीज। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि समुद्र का जल आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, नीला। सब कंडीशन क्या है कि समुद्र का जल हो, बताए थे अभी, आकाश का रंग नीला, यानी समुद्र का जल, आकाश का रंग। ठीक है ना। सब किसके कारण होता है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कण क्या होता है बाबू, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब जल का जो जल तथा आकाश जो भी ना, आकाश का रंग नीला, जल का रंग नीला जो होता है ना, किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होगा और परावर्तन के कारण क्या होगा, जल के, यहाँ लिख रहा है कि समुद्र का जल आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है, नीला ब्लू प्रतीत होता है। मृग तृष्णा यानी मैरेज जो बनता है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, किससे, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक, यानी जो मृग तृष्णा बनने का जो कारण है प्रकाश का, माने टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल। ठीक है ना। यानी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, मृग तृष्णा बनता है। ठीक है ना। ये चीज आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, ये बनता है। यहां तक क्लियर। चलिए अब हो रहा है कि प्रकाश की गति 1,86,000 मील पर सेकेंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 5 है। ठीक है ना। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। प्रकाश को पहुंचने में, पृथ्वी पर पहुंचने में, प्रकाश को समय जाता है पृथ्वी पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का लगता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में जो हमारे लोग का नेत्र है, आंख है, उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है। कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है, हीरा का क्रांति कोण होता है। अगर पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होगा 2.42 होता है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन यहाँ से है, क्रांतिक कोण बोलेगा तो 24.4 डिग्री, अगर इसका अपवर्तनांक पूछेगा 2.42 होता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग रेटिना पर स्नायु उद्वेगों द्वारा मतलब न्यूट्रल इम्पल्स में परिवर्तित होती है। रेटिना पर जो प्रकाश बनेगा, मतलब जो बिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो क्या होता है, न्यूट्रल इम्पल्स के द्वारा क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, याद ध्यान देगा। रमन प्रभाव, मैं बोला था पीछे भी आया था क्वेश्चन कि किसके लिए इनको मिला था, रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो यानी बोला रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किससे संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। कौन, रमन प्रभाव, जो प्रकाश के स्कैटरिंग के लिए क्या है, ये संबंधित है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिए, बिल्कुल इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा जो आपको मतलब इतना आसान होगा जिसको कह ना सकते हैं आप, ठीक है ना। आपको मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा। जैसे कोई इंसान को अगर खाना बनाने पड़े तो भार है, और खाना खुद उसको दिया जाए खाने के लिए तो मज़ा आएगा। वही बात है, आपको बनाना नहीं है, आपको खुद खाना है, मतलब खुद पढ़ना है सिर्फ खाली, ज़्यादा इधर तो दिमाग नहीं लगाना है कि 4 बुक उधर पढ़ेंगे उससे उससे, ये नहीं। बस आपको सब कुछ मैंने सौंप दिया है, बस आपको पढ़ना है, याद करना है, दिमाग में रिकॉल करना है बार बार, बस आपका याद हो गया। जैसे ही आएगा एग्जाम में, जैसे ही आएगा मार के धुआं उड़ा दीजिएगा उसको। कह रहा है कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे मृग का तृष्णा बनना जो था ना, तो वो क्या था आपका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर वो कार्य कर रहा था। बाकी प्रकाश तंतु है, ये भी क्या है, प्रकाश आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने के लिए, पता करने के लिए, जांच करने के लिए किस तकनीक का यूज करते हैं, तो एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। कौन सा, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ठीक है ना। एंडोस्कोपी के आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिघटना पर आधारित है, यह है एंडोस्कोपी, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब दिखाएगा, सीधा दिखाएगा और छोटा। इसी देखे होंगे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ताकि साइड देना होगा पीछे से, तो गाड़ी हमको सीधा दिखे एकदम बिल्कुल, और छोटा दिखे ताकि पता चले कोई गाड़ी आ रहा है, हमको साइड देना है, ठीक है ना, इसलिए। और एक अवतल दर्पण है तो अपनी वस्तु क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। जैसे आप कभी जाओगे हजामती दर्पण यानी कहते हैं ना, उसको यूज करते हैं, जो डॉक्टर नाक कान गला ये सब जांच करते हैं, दांत, उस सब में जैसे दांत जांच करना है तो उसको देखेगा जैसे बिम से, तो उसको बड़ा दिखाई देगा, तब उसको जांच करेगा कहाँ पे क्या कीटाणु लगा हुआ है, तो वहाँ पे जांच करेगा, तो इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। दो चीज़ को हो गया। कह रहा है कि यहाँ लिखा है पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए ड्राइवर की बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। यही ना अभी बोले मैंने कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी पीछे की ट्रैफिक भीड़ को देखने के लिए, कोई भाई ज़्यादा भीड़ आ रहा है, कम गाड़ी पास देना है कि नहीं देना, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग कम होने के कारण क्या होता है, लाल सिग्नल दूर से क्या होता है, दिखाई देता है। जो लाल रंग का स्कैटरिंग कम होने का, वैसे लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी हमारा आंख देख पाता है, ठीक है। चलिए, यानी कौन सा सिग्नल है, ये लाल सिग्नल कैसे दिखाई देता है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको डॉक्टर सीवी रमन जो है 28 फरवरी को, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। सर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। अब इसीलिए इनको क्या 1930 में क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं रमन इफेक्ट की खोज यही किए थे, ठीक ना,
कौन? डॉक्टर सीवी रमन साहब ने, जो स्कैटरिंग प्रकाश का सेट स्कैटरिंग का जो दिया था, खोज निकाला था, वो डॉक्टर सीवी रमन साहब ने किया था। ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो पानी में हवा की बुलबुला है पानी में, वो बड़ा दिखाई देगा। क्यों? तो उत्तल लेंस में कोई जो है अवतल है ना, वो भांति कार्य करते हैं। यानी पानी में हवा का बुलबुला कैसा प्रतीत होता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। फोटोग्राफी में फिक्सिंग के लिए हाइपो अर्थात सोडियम थायोसल्फेट, पहले निगेटिव फोटो बनता था, उसमें सोडियम थायोसल्फेट को क्या करते, इस्तेमाल करते घोल से, और उस पर उसको बनाया करते थे। आज ना आ गया कैमरा, डिजिटल ज़माना सब कर रहे हैं यूज, तो पहले वैसे ही बनता था, ब्लैक एंड वाइट फोटो रहता था, निगेटिव, फिर निगेटिव से फिर जाइएगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे डालेगा सोडियम थायोसल्फेट, फिर उसको बनाएगा घोल डाल के, तो वो यूज करते थे। यानी फोटोग्राफी में फिक्सिंग के लिए हाइपो अर्थात सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। 126 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे हम, अगर आपको मैं देख रहा हूं, तो मेरे आंख में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, तभी आपको हम सीधा देख पाएंगे। जैसे देखें ना एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस में उल्टा रहता है, तभी मिरर में उधर दिखेगा सीधा दिखता है। ठीक है ना। तो यही कंडीशन है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बाबू रेटिना बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है और क्या होता है? उल्टा होता है, तभी हम पूरी तरह से देख पाएंगे। ठीक है। चाहे किसी को आप किससे बात भी कर रहे हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब जो बनेगा उसके आंख में उल्टा, और आपका प्रतिबिंब उसके अपने उनके आंख में उल्टा, इस तरह कंडीशन अप्लाई करते रहता है, तभी हम एक दूसरे को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। आवेश की मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है ना। अब इस तरह की याद रखिएगा, Q बराबर एक फार्मूला यहाँ से निकलता है, IT भी होता है। बोलेगा सर Q क्या है? तो Q ही क्या है आपको? कूलम्ब है। यही क्या है? कूलम्ब है, कूलम्ब। अब ये जो I आपका है, ये Q है कूलम्ब, और I आपका जो है ये क्या है? आपका धारा है, यानी करेंट है। अब आपका T जो है यहाँ पे क्या है? टाइम है, यानी समय है। क्या है? ये समय होता है। तो Q बराबर IT। ठीक है ना। ये अब एक और होता है I बराबर Q बाई टी। ठीक है ना। I बराबर QT है। ठीक है ना। QT मैंने जान रहे हैं ना, QT। I बराबर QT भी होता है, याद रखिएगा। दूसरा मत कुछ बोल दीजिएगा, न तो बहुत पिटोगे। ठीक है। तो आवेश की मात्रा क्या है? कूलम्ब है। याद रखिएगा कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम्ब बराबर 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब बराबर कितने होता है? इतना होता है। अब इसके लिए क्या और फार्मूला है? Q बराबर NE। यहाँ से अगर करोगे तो ये निकल जाएगा। इसको डिटेल बताएंगे जब स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे हम बताएंगे इसके लिए। तो यानी 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है? 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और Q बराबर NE होता है, वहाँ से निकाल लोगे तो ये आ जाएगा। अभी भी जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी E का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 1.6 × 10 के पावर 90 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये। तो ये भी याद रखिएगा, ये चीज़ है आपका, तो जहन में दम उतार लीजिए। तो क्वेश्चन के भरमार है, पढ़ना है खाली आपको, बस सब कुछ सौंप दिया जा रहा है। ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब आइए देखिए, क्वेश्चन आ गया जो मैं लिख रहा था उस स्लाइड में ऑलरेडी पहले से है। कह रहा है कि एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है, 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्वेश्चन पहले भी मैंने जिक्र कर देखा था। जो भी करेंगे वो दिल से निकलता है, जो भी क्वेश्चन एकदम आपके दिमाग में जाएगा, एकदम बिल्कुल एग्जाम में आने तक है। मात्रक एम्पियर सेकेंड किसका है? कूलम्ब के तुल्य होता है, कूलम्ब के बराबर होता है। यानी एम्पियर सेकेंड बोलेंगे तो कूलम्ब के जो फॉर्मूला हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। एम्पियर Q बराबर IT। देखिए क्यों हुआ, अब बताया। जैसे मैं बोला अभी उस समय कि Q बराबर कितना हुआ बाबू? IT हुआ ना, IT। अब यहाँ पर कूलम्ब, तो यहाँ पर I के क्या हो जाएगा? एम्पियर होगा, और टाइम के क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। तो AS हो गया, तो एम्पियर सेकेंड। तो यही तो बोल रहा है एम्पियर सेकेंड एक मात्रा कूलम्ब के तुल्य तो होता ही है Q बराबर IT। आया क्लियर? एम्पियर सेकेंड तो यही है बाबू, एम्पियर सेकेंड। तो या लिख सकते हैं Q बराबर IT एम्पियर सेकेंड। A बराबर एम्पियर बोल दिए, इसको I लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो यानी इसको बोलेंगे एम्पियर। अब ये क्या है, सेकेंड है, ठीक है। यही एम्पियर सेकेंड था। क्वेश्चन का दम पूरा तो उसको दम इतना पोटमास्टम कर दो उसके अंदर घुस के ना कि उसके दम हालत बिगड़ जाए। कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था किसने किया था, ओस्टेड साहब ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ओस्टेड साहब ने किया था। याद रखिए 1 किलोवाट घंटा, यानी ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये लिखा हुआ है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल है, ठीक है ना। और यहां से पूछेगा 1 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट बराबर कितना, 1000। 1000 हो गया ये किलोवाट, ये यहाँ वाट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब बोले कैसे आया सर, बताएं। देखो 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट में 1000 और घंटा में कितना 3600 सेकेंड। अब देखो तो इसको चेंज नहीं कर सकते, 36 है तो यहाँ लिख दो 36 गुने 3 2 5 को 0 10 के पावर 5, या इसको लिख सकते हैं 3.6 इधर करेंगे तो पावर उधर चढ़ जाएगा ना 6, कितना जूल। इसको ना हम ऐसे बनाओ कि लगे कि हाँ कहाँ से आया ये सीखो। आया, तो ये आया आपका। इसी में एक और आएगा 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, ये भी इसी में आएगा 1 HP बराबर कितना, तो 786 वाट, 46 वाट, ठीक है ना। तो सबको देखो, सबको पोस्टमास्टम करो दम, कोई छोड़ना छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन का जो होता है आपका सिंबल क्या होता है, W होता है। टंगस्टन के जानते हैं, टंगस्टन यानी W इसका सिंबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 3550 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये होता है इसका, ठीक ना। तो याद रखिएगा 3550 डिग्री किसका, टंगस्टन का। क्लियर है, यहाँ तक बताइए किस तरह का कोई दिक्कत, किसी तरह कोई परेशानी मुझे बताया जाए, ठीक है। चलिए आगे, विद्युत हीटर अभी ठंडा है, ठीक है ना। तो ठंडा में लोग हीटर का यूज करता है अपनी बॉडी को हीट करने के लिए, और ज़्यादा सावधानी बरतना भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है ना। किसका बना होता है बाबू, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। फ्यूज का तार, देखो फ्यूज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फ्यूज किसका बनता है, PB प्लस एसेन, यानी टीन और लेड का, इसको बोलते हैं PB प्लस एसेन, इसी का क्या होता है, बने होता है। लेड का और टीन का बना होता है, टीन का, ठीक है ना। तो फ्यूज का तार क्या होता है, शीशा और टीन का बना होता है। अस्थाई चुंबक बनाने में कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे लोहा बनाना है, कच्चे लोहे में किसका प्रयोग होते हैं, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। डायनेमो, जो पीछे मैंने क्लास में बताया था, ठीक है ना, कि जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है, जो घरों में हर लोग को घर में जो मोटर से हम लोग यूज करते हैं पानी के लिए, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। वो भी क्वेश्चन यहाँ पे है जो पहले मैंने लिखवा दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस तरह का कोई दिक्कत, मजा आ रहा है। क्वेश्चन पीछे वाला आ गया स्लाइड है। 37 पीछे वाला है, ठीक है। अब आइए 138 क्वेश्चन, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन। शुष्क सेल
जो प्राथमिक सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा से किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। रासायनिक ऊर्जा से किस में बाबू, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। वो कौन होता है, प्राइमरी सेल यानी शुष्क सेल होता है। एसी मेंस की आवृत्ति कितना हर्ज होती है, 50 हर्ज होती है। यहाँ पे ये लिख देना है, आवृत्ति 50 हर्ज हुआ करती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कपड़े धोने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन सबके घर में होगा, वॉशिंग मशीन जिसको बोलते हैं ना। तो वॉशिंग मशीन की सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना, यानी अपकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय बल लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपर को अथी हो गया है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के द्वारा, अपकेंद्रीय बल से, ठीक है ना, यानी कौन, कपड़ा धोने के मशीन यानी वॉशिंग मशीन, ठीक है। शक्ति का मात्रा क्या है, वाट है, ठीक है, शक्ति का मात्रा क्या है, वाट है। और क्या, जैसे शक्ति बराबर होता क्या है, देख लीजिए, W/S होते हैं, यानी कार्य बटे समय होता है, ठीक है ना, कार्य बटे समय। और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और समय का सेकंड होता है। कहीं कहीं वाट ना दे के दे देगा, सिर्फ जूल पर सेकंड, ये तो ये भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। अगर सीजीएस बोलेगा तो सीजीएस क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। कौन सा डाइन, गांव वाला डाइन नहीं, ये आपका फिजिक्स वाला डाइन, ठीक है, वो मत समझिएगा यहाँ कि सर डाइन ओझा पढ़ावे लगे का, नहीं ना। देखिए 1 HP बराबर कितना, 746 वाट होता है। एक और क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, एक और पढ़ ही लीजिए इसको भी। एक था 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, ठीक है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर कितना डाइन, 5 डाइन होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक एकदम इतना क्वेश्चन को एकदम मोड़ के चमोड़ के एकदम उसका पढ़िए, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, दोबारा आए दोबारा कहीं तो इसको धर के धो दीजिए, धर के साबुन पानी से। अच्छा देखिए 1 HP अभी बताएं 746 वाट, ठीक है। तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, लगभग कितना लीटर होता है, 159 लीटर। कितना लीटर बाबू, 159 लीटर। क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापते हैं, जल का बहाव, कितना है जल का बहाव, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये कह रहा है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी से क्या करते हैं, समय एवं अवधि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे क्रोनोलॉजी है, सिस्मोलॉजी है, सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, ये सब बताया जाएगा, बायोलॉजी में बताया जाएगा, सब जगह है, क्रोनोलॉजी हो गया, ठीक ना, इस सब चीज़ को जानना है। तो यानी यहाँ पर ही क्रोनोलॉजी के से क्या करेंगे, समय अवधि का अध्ययन करेंगे। ट्राई बायोलॉजी पीछे भी आया था, ये सापेक्ष गतिशील और सतहों के मध्य लगने वाले बल का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। यानी ट्राई बायोलॉजी क्या है, सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, सूक्ष्म यांत्रिकी जो होता है, क्वांटम मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की गति एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो सूक्ष्म यांत्रिक होता है यानी क्वांटम मैकेनिक्स होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, अति सूक्ष्म कण, बहुत छोटा से छोटा कण, उसके गति और उसका व्यवहार का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रयोज्यता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है बाबू, अगर तापमान में वृद्धि से प्रतिरोधकता, चालक की प्रयोज्यता क्या होगी, बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं ओम मीटर होता है, ये भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि एक प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अल्प एवं ऋणात्मक होती है। कैसा होता है, बहुत छोटा होता है और निगेटिव हुआ करता है। एक समान मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टा की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 मीटर, 0.25, समान नेत्र के लिए 0.25 मीटर होता है बाबू, 0.25 मीटर।
अब अगर यही बोलेगा सेंटीमीटर में तो 25 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कितना दूरी 0.25 मीटर होता है समान मानों के लिए, जिसका कि अल्पम दूरी, ठीक है ना, वो कितना 0.25 मीटर। देखने के लिए जो दूरी होना चाहिए, मतलब जो हम किसी वस्तु को हम आसानी से देखेंगे वो कितना 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर में हम क्या वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं, देखने के लिए उत्सुक होगा मेरा आँख। चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान बोल रहा है, अंतरिक्ष यात्री बोलेगा तो कौन होगा, नील आर्मस्ट्रांग। अब यान बोल रहा है तो ल्यूनिक 11 है, ल्यूनिक क्या है 11 है। और इंसान के बात बोलेगा तो नील एंगस्ट्रम, नील एंगस्ट्रम है, ये पहुंचे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको क्लास अच्छा ही लगा होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अब इस तरह आप प्यार दुलार बनाते रहिए और टीपीसी इंटेंस पर आप जुड़े रहिए, और जितना हो सके आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास पर जुनून जोश के साथ। धन्यवाद।